मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी का गुरुवारी मीटिंग में सबको स्वागत है। आज हम देश में जो चर्चा चल रहा है कश्मीरी फाइल्स, इसके ऊपर चर्चा आज करेंगे। चर्चा करेंगे प्राण कुमार शर्मा से। प्राण कुमार शर्मा वो दिल्ली से बात करेंगे। वे तो हैं कश्मीरी पंडित और उनके काफी अनुभव है, उन्होंने काफी बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने फिर से हमारे साथ आकर चर्चा करने के लिए राजी हुए हैं, तो आज वो हमारे बीच में वो चर्चा करेंगे। बस मैं दो शब्द बोलूंगा। हमारे कन्वीनर प्रकाश भाई शाह अभी काफी दिन से स्क्रीन पर नहीं है, उनकी तबीयत सुधार पर है। मैं भी थोड़ा दिन बाहर ट्रैवलिंग में था, यहाँ वहाँ मैं घूमता फिरता था, तो मैं भी नहीं दिखता था, मैं भी स्क्रीन पर नहीं था। लेकिन मैं एमएसडी के सारे प्रोग्राम में और बाकी का जो प्रोग्राम्स वगैरह है उसके साथ मेरा ताल्लुकात था, मैं सुनता था। ये जो कश्मीरी फाइल्स जो है ये बहुत चर्चा हो चुका है, और मेरे हिसाब से इसमें जिन्होंने बनाया और जिन्होंने इसको तारीफ भी किया, जिन्होंने इसे मीडिया में उठाने की कोशिश की, लगा कि बड़ा बॉम्ब फेंक दिया है, बड़ा फायदा हो जाएगा और एक बहुत बड़ी एक प्रकार का भारत में जो जनरल कम्युनलाइजेशन जो होता है वो कम्युनलाइजेशन भी खड़ा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, और जिन्होंने इसको उठाया था वो लोग खुद ही एक्सपोज हो गए। फिल्म बनाना कोई गुनाह बात नहीं है, फिल्म बहुत बने हुए हैं, फिल्म बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, और फिल्म बनाना एक कला है, इसको सब सराहना भी करते रहते हैं। लेकिन फिल्म बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, जो बनाने वाले जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए फिल्म क्या है, डॉक्यूमेंट्री भी क्या है। अब इतिहास की बोध है या नहीं है, इतिहास को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, बराबर इतिहास को प्रेजेंट कर रहे हैं या और बायस्ड फिल्में। तो शायद इस तरह का फिल्म शायद हिटलर ने नाजी जर्मनी के टाइम पे उन्होंने बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाया, टेक्निकल बहुत हाईली टेक्निकल पर्संस को लेकर फिल्म बनाया, दुनिया में प्रचार करने की कोशिश भी की, दुनिया में इनके प्रचार में लोग बह भी गए, और उसी के आधार पर एक यहूदियों का निकंदन भी हुआ। ये आप सब जानते हैं, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये हिटलर शाही खत्म होने के बाद भी आज उसी प्रकार की प्रचार यंत्र जो है, ये प्रचार यंत्र चल भी रहा है। और ये हॉलीवुड वाले जो हैं, खासकर अमेरिका के हॉलीवुड वाले जो हैं, वो अपने एक तरफा कोई भी बात हो, कोल्ड वॉर के बारे में हो और भी कोई साम्यवादी विचार का धारा भी हो, डेमोक्रेसी के बारे में भी हो, इसको लेकर भी उन्होंने जो चाहे मनगढ़ंत और काफी हाईली फिनिश्ड जो टेक्नोलॉजिकल बात रखे वो एक गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी तो फिल्म एक माध्यम है, बहुत पावरफुल माध्यम है। फिल्म बनाने वाले जानते हैं फिल्म कैसा होता है, एडिटिंग कैसा होता है, डायरेक्शन क्या होता है, कैमरा कहाँ रखना पड़ता है। लेकिन स्क्रिप्ट जो है, हिस्ट्री जो है, ये बराबर होनी चाहिए। और रामायण हो या महाभारत हो या गीता हो या किसी चीज भी हो, आप किसी चीज को किसी तरह भी आप तोड़ मोड़ के बात भी आप कर सकते हैं। कश्मीरी फाइल उसी दर्जे में जाता है। कश्मीर के बारे में बात करें, बहुत लंबी इतिहास है, प्राणदा बोलेंगे। लेकिन जो हम कश्मीर के जो फिल्म की बात होती है, थोड़ा फिल्म की बात ही मैं आपको थोड़ा दो तीन शब्द बोलूंगा। ये कश्मीर की कली से अगर देखा जाएगा तो ये कश्मीर की कली से हमारा जो गया फिल्म हैदर तक, फिल्म एक ट्रैवलिंग होता है। हिंदी कश्मीर फिल्म का एक ट्रैवलिंग है, एक गति है। कश्मीर की कली, उसके बाद में हैदर, फिर हैदर के बाद ही फिल्म ये जो आया ये कश्मीरी फाइल। तो ये कश्मीर के अंदर में फिल्में बनी, बहुत फिल्म बनी। कश्मीर की कली में आपको कश्मीर की कली लगेगी, और ये एक बॉलीवुड का, बॉम्बे वालों का धंधा, कश्मीर में शूटिंग करना, डाल लेकर शूटिंग करना, बाद में और भी कुछ फिल्म का जब फूल खिले ऐसे भी फिल्म बनना, कश्मीर के जो लड़कियों को लेकर फिल्म बनाना, ये एक प्रकार का धंधा बन गया था। लेकिन आते आते फिर एक कश्मीर के प्रॉब्लम जो और भी कठिन हुआ, ये जो 1950 जो माने जो 1950 फिर 370 आर्टिकल्स, फिर बाद में इसको लेकर 370 आर्टिकल का एब्रोगेशंस होते होते जो चला, और वहां जो कश्मीर की सिचुएशन खराब
मैंने करना शुरू हुआ, फिर फिल्म के जो भाई एक रिप्रेजेंटेशन जो हुआ वो तरह तरह से बदलता गया और एक तरह का प्रोपागेंडा ओरिएंटेशन मिक्स्ड फिनोमेना के साथ गया। कुछ फिल्में के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मिशन कश्मीर, ये भी मिशन कश्मीर हाई प्रोफाइल फिल्म है, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है। जो देखने वाले होगा वो क्या समझेगा नहीं समझेगा, कुछ गाना वाना याद होगा लेकिन बाकी कुछ उसको याद नहीं आएगा। एक फिल्म बनी लंबे, लंबे में भी ऐसा ही टेररिज्म के नाम पे काफी लंबे हाई प्रोफाइल फिल्म है, बड़े बड़े स्टार्स हैं और उसी को लंबे बनी, उसके बारे में भी काफी मैसेज, कभी कश्मीर के बारे में क्लियर मैसेज कभी सामने नहीं आया। तहन बहुत ही डेलिकेट फिल्म है और क्यूट फिल्म है, उसमें कुछ वहां की जो कुछ बातें जो है उसको रिफ्लेक्ट करने के कम रिस्ट्रेन के साथ भी उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई है। फिर हारूद, फिर बाद में नोटबुक करके फिल्म आई। नोटबुक फिल्म आप देखेंगे कि उसमें एक नाजुक एजुकेशन को लेकर ही है, लेकिन हिंदू और मुसलमान, पंडित और मुसलमान की यूनिटी को लेकर ही उसकी एक मूल, एक न्यूक्लियस आधार पॉइंट भी उसमें भी है। फिर आया आयम फिल्म आया, जो फिल्म में जो कश्मीरी पंडित चले गए हैं और उनके बाद में जो लैंड का जो बात है, वो लैंड को लेकर भी, डिस्प्यूट को लेकर भी, तो भी उसके अंदर में भी बाद में रिकॉन्सिलिएशंस और फीलिंग्स, इमोशन, सेंटिमेंट बाद में उसका भी ग्रो हो रहा है। वो भी इस तरह से कोशिश हुई है, इसमें हेट्रेड वाली बात इसमें दिखती नहीं है। हारूद आया, हैदर इज ए रियल डेयरिंग फिल्म, बहुत ही एक एक्सपीरियंस स्टाइल में इसको बनाया गया है और बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है। और कुछ फिल्म लोग जानते नहीं है, और जो है कि यहान करके फिल्म है, वो बाद में शौर्य करके फिल्म है, जो काफी रेयर फिल्म जो बनी हुई है कि मिलिट्री का जो ऑडासिटी जो है, हाउ मिलिट्री इज ट्राइंग टू सप्रेस द पीपल और सप्रेस दी, जो कश्मीर के स्वार्थ के नाम पे, इंडिया के स्वार्थ के नाम पर किस तरह से सप्रेशन होता है, वो फिल्म एक शौर्य बनी, एक अद्भुत फिल्म बनी हुई है। तो नो फादर इन कश्मीर एक फिल्म बनी, नो फादर इन कश्मीर, वो भी फिल्म बनी, लेकिन वो जानते नहीं है, इसका चर्चा भी नहीं होती है और बाद में फिल्म आपको अवेलेबल भी नहीं होता है। कश्मीरी फाइल्स अवेलेबल होता है लेकिन ये अवेलेबल नहीं होता है। फिर आया कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये बड़ी बहुत ही कुछ फिल्म में बहुत ही डिटेलिंग में आया। जैसे इंशाअल्लाह कश्मीर जो अश्विन कुमार ने बनाया, इंशाअल्लाह कश्मीर ये अश्विन कुमार ने बनाया, बाद में जश्न आजादी बनाए संजय काक ने बनाया। ये बहुत ही विविड है, काफी इसमें जो मिलिट्री का एट्रोसिटीज वगैरह जो है विविडली इसको बताया गया है। लेकिन ओशन ऑफ टीयर्स करके फिल्म है जो हमको कभी दिखने को मिलता नहीं है, जो कुनान पुष्परा में जो वुमेन जो एट्रोसिटी जो हुआ उसके ऊपर इसको दिखा गया, ये फिल्म अवेलेबल नहीं है। हाफ विडो के बारे फिल्म, एक शायद नॉवेल भी मिलेगा आपको, हाफ विडो भी है, लेकिन ये फिल्म अवेलेबल कभी भी नहीं होगा। शायद ये फिल्म फॉरेन में अवेलेबल हो सकता है, अमेज़न हो सकता है, लेकिन कभी मिलेगा नहीं। तो कुछ लोगों ने कुछ कोशिश किए हैं, कश्मीर के बारे में बात को रखने कोशिश किए हैं, तरह तरह से कोशिश किए हैं। किताबें तो ढेर सारे किताबें हैं। एक शिकारा करके फिल्म भी बना, जो हमारे जो एक राइटर है, जर्नलिस्ट राइटर हैं, उनका नाम है राहुल पंडिता करके, वो है, वो पंडित हैं खुद, उन्होंने लिखे। लेकिन लास्ट में उन्होंने भी जो रिफ्यूजीज वगैरह जो जम्मू में है उनकी हालत के बारे में बताया है, और फिर बाद में जो चले गए हैं वो फिर श्रीनगर कश्मीर में आकर वो बच्चों को पढ़ाने में वो लग जाते हैं। इस तरह का एक रिकंसिलिएशन करने के लिए उसी में भी बताने की कोशिश हुई है। और ऐसे ही काफी फिल्म बनी हुई है, फिल्म बनाना लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सेंसर की बात होती है, सेंसर के कारण काफी फिल्म लोग पहले से ही सेंसर हो जाते हैं, बनाने के बाद सेंसर होता है, फिल्म निकलती नहीं है। लेकिन ये कश्मीरी फाइल सेंसर से कैसे निकल गया? और मैंने जब सुना, मैं जब घूम रहा था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, कुछ हॉलों में जाकर लोग, जो फिल्म चलती थी कुछ सिनेमा हॉल में, लोगों ने गया और बोले, कुछ आप जानते हैं कौन जा सकते हैं और कौन कर सकते हैं? बोले कि आप ये फिल्म हटाओ और कश्मीरी फाइल को चलाओ। लोगों को मुफ्त में लोगों को कश्मीरी फाइल हॉलों में दिखाया गया, ये पर्पस क्या है? और ऐसे फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री के लेवल पर भी नहीं है, ये प्रोपागेंडा के नाम पर है, ये जो हाईली प्रोपागेंडिस्ट फिल्म,
तो ये फीलिंग को बता करके लोगों को गुमराह करना, और ये जो जनरेशन जो है 18 साल से लेकर जनरेशन जो है, पुराने जनरेशन थोड़ा बहुत भी जानते हैं, ये यंग जनरेशन जो है कश्मीर के बारे में गलत इंप्रेशन, गलत हिस्ट्री बताना चाहेंगे। जो 19 जो वहां के जो शेख अब्दुल्ला का पीरियड, जो लैंड को लेकर जो मूवमेंट हुआ था, कश्मीर आने के बाद भी जो शेख अब्दुल्ला ने जमींदारी सिस्टम हटाने की कोशिश की, लैंड टू लैंडलेस जो दिया, जो इस प्रकार प्रोग्राम जो करने के बाद में जो कन्फ्लिक्ट जो खड़ी हुई, ये बातों कभी भी पता नहीं चलेगा। और इस सब में सब लोग का आज रूलिंग पार्टी बीजेपी, पहले भी कांग्रेस, ये सब के सब बाद में जगमोहन की जो बात आती है, इसमें भी मतलब जो वीपी सिंह और बीजेपी जो मिली जुली सरकार जो थी उसके बाद में जो बनी, और जगमोहन के जो रोल जो है, ये बात सब जानते हैं। तो आज इस सारे बातों को लेकर एक रोमंथन हो रहा है, चर्चा हो रहा है, और क्लैरिटी भी चाहिए, चर्चा भी चाहिए, और टीवी में भी काफी लोग चर्चा भी कर भी रहे हैं। लेकिन एक बात है कि लोगों भी दूध का दूध पानी का पानी जो सुन रहे हैं, वो उनके अंदर रीथिंकिंग शुरू हुआ है। इसीलिए देयर इज ए विड्रॉल कि कश्मीर फाइल के बारे में चर्चा करने के बाबत में ऐसा विड्रॉ भी, जो लोग इसको चलाए थे, इसे विड्रॉल भी है, तो भी हम इसको चर्चा हम कर रहे हैं। मैं भी प्राणदा को बोलूंगा, प्राण कुमार शर्मा वो बोलूंगा, ताकि वो अपने अनुभवों से, जो कि वो कश्मीरी खुद है, श्रीनगर में उनका वतन है, वो बाद में वो अपने अनुभव से बात को, सारे बात जितनी बात हो सकता है वो बात हमारे सामने रखेंगे। प्राणदा, आपको मैं स्वागत करता हूं। आप हमारे मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी का ये मंच पर आप थोड़ा हमको थोड़ा बताइए। नमस्ते प्राणदा। कश्मीर फाइल्स को लेकर आज हम सबके सामने आप बात रख रहे हैं, इसलिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के फोरम में ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही मायने रखता है। कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत सारी डिबेट्स हो रही है, अखबारों में आर्टिकल्स आ रहे हैं, लोगों में काफी उत्सुकता भी है, और बहुत सारे लोग इसको लेकर एक गलतफहमी भी कैरी कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत कुछ आपसे ये जानना चाहते हैं। मैं कुछ सवाल के फॉर्म में आपके सामने कुछ बात रखूंगी। हम चाहते हैं कि आप कुछ उसका रिप्लाई देकर ये सिचुएशन पर आप फोकस करने की कोशिश करें, और उस हिसाब से आप हमें गाइड करें। एक्चुअली कश्मीर फाइल्स को लेकर जो पूरा जो माहौल पूरे देश में जो पूरा बना है, मेरे कुछ दोस्त यहाँ से ये फिल्म देखने के लिए गए थे थिएटर में, लेकिन उन्होंने जो ओपिनियन हमें बताया कि फिल्म उनको इतनी वायोलेंट लगी, इतनी कम्युनल लगी, तो वो लोग इंटरवल तक भी नहीं देख पाए। ऐसा मेरे कुछ दोस्तों ने ओपिनियन दिया, जो कि बाय बर्थ हिंदू है, गुजरात में अहमदाबाद जैसे शहर में रहते हैं। तो मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि ये फिल्म में जो दिखाया गया है, जो पूरा वायोलेंटली दिखाया गया है, जो पूरा कम्युनल होकर जो दिखाया गया है, और 90s में जो हकीकत में जो वहां पे हुआ था, तो ये दोनों के बीच में वास्तविक तौर पर क्या अंतर है? आप खुद एक कश्मीरी पंडित है, आपका वतन श्रीनगर है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक पंडित के तौर पर आप हमें क्या बताएंगे कि ये फिल्म में जो दिखाया गया है वो सच है, या फिर आप हमें जो बताएंगे 90s में जो हकीकत में जो वहां पे हुआ था वो सच है? ये क्या अंतर है ये सिचुएशन में? देखिए, ये जो फिल्म में जो वायलेंस दिखाया गया है, बेतहाशा वायलेंस जो दिखाया गया है, सेंसलेस वायलेंस जिसको कहेंगे, जिसमें कोई ह्यूमन एलिमेंट है ही नहीं उसमें, ये बहुत ही गलत दिखाया गया। ये गलत इसलिए है कि देखिए, इसका बैकग्राउंड मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस समय ये जो है वीपी सिंह का रूल था, सेंट्रल गवर्नमेंट में वीपी सिंह का रूल था, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो तादाद में एमपीज थे वो थे बीजेपी के, लगभग 89 एमपीज थे उस समय। तो वीपी सिंह का गवर्नमेंट जो है वो असल में बीजेपी के सपोर्ट पर ही डिपेंड कर रही थी।
और वीपी सिंह का उतना उसमें एक्सपीरियंस था नहीं। उन्होंने जो है, जो बीजेपी का साथ दे रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनको होम मिनिस्टर बनाया उस समय। और एक्चुअली बीजेपी का जो एजेंडा था वो था हिंदुत्व का एजेंडा। इसलिए आप देखेंगे, ये बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूं कि ये जरूरी है। इसीलिए अक्टूबर से उसी एजेंडे के तहत उन्होंने रथ यात्रा निकाली, आडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकाली। और अल्टीमेटली जब रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोका और आडवाणी जी को अरेस्ट किया, तो उन्होंने वीपी सिंह गवर्नमेंट का समर्थन वापस ले लिया और गिर गई। तो वो चाहते थे कि वीपी सिंह गवर्नमेंट का यूज करते हुए, मुफ्ती मोहम्मद सईद का यूज करते हुए, कश्मीर में जो ये आतंकवाद है, आतंकवाद को डील ऐसे करे कि एक कम्युनल वेज बन जाता है, कम्युनल एक दरार हो जाता है। तो ये उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने उस समय जो है, उस समय जगमोहन को भेजा वहां पर। जगमोहन को भेज के उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, जगमोहन का तो फारूक के साथ तो पहले ही अच्छा संबंध नहीं था, तो वहां जाते ही ये वो समझते थे कि फारूक से उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, फारूक को उन्होंने आउस्ट कर दिया, फारूक ने रिजिग्नेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि फारूक जो है उसी समय हुआ था, रुबैया सईद का अपहरण हुआ था। रुबैया सईद थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बोला कि ये जो डिमांड है टेररिस्ट का कि उनके 5 टेररिस्ट को छोड़ा जाए रुबैया सईद के बदले, फारूक इसमें सहमत नहीं थे। वो कहते थे अगर हम ऐसा करेंगे तो टेररिज्म को शह मिलेगी, टेररिज्म और भी उसको ये होगा, मतलब वो और भी ज्यादा उत्साहित होगा, और भी ज्यादा वो उनका हौसला बढ़ेगा। इसलिए उस समय जो है मौलवी फारूक ने, मीरवाइज मौलवी फारूक ने बोला था कि ये जो रुबैया सईद का जो अपहरण है ये गैर इस्लामिक है। ये देखिए, एक मुस्लिम क्लेरिक कहते हैं, एक मुस्लिम्स का हेड जो है, रिलीजियस हेड, मौलवी मोहम्मद फारूक, वो कहते हैं कि ये जो रुबैया सईद का अपहरण है वो है एंटी इस्लामिक, अन इस्लामिक है वो, इसलिए इसको अपोज करना चाहिए। लेकिन इस चीज का फायदा उठाते हुए ना तो जगमोहन ने कोई काम किया, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम किया। मतलब उस समय मुस्लिम्स को, ये जो टेररिस्ट को आइसोलेट करने का एक मौका था, उनकी डिमांड नहीं माननी चाहिए थी। क्योंकि इसके बाद ये 5 टेररिस्ट रिलीज करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने टेररिस्ट के हौसले बढ़ा दिए। उसके बाद चेन ऑफ सच किडनैपिंग्स ऑकर्ड, बहुत सारा किडनैपिंग्स हुआ, बहुत सारा किलिंग भी हुआ, और मुस्लिम्स का भी और हिंदुओं का भी, ज्यादातर मुस्लिम्स का हुआ किडनैपिंग्स। तो बात यह है, उस समय जो हालत थी, ये जो दिखाया गया है उस समय हालत ऐसी थी कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने मस्जिदों पर कब्जा कर दिया था, वही अनाउंसमेंट करते थे। हिंदुओं के दिलों में दहशत थी, डर था, लेकिन उनके जो पड़ोसी थे, मुस्लिम नेबर्स जो थे, वो उन्होंने नहीं डराया, उन्होंने नहीं डराया, बल्कि उन्होंने कईयों ने शरण दे दी, उनको प्रोटेक्ट किया।
हालांकि टेररिस्ट उनको धमकी देते थे कि आपको भी मार दिया जाएगा अगर आप हम उनकी मदद करेंगे। तो बात यह है कि उस समय जो है हिंदुत्व का एजेंडा लेके उन्होंने टेररिज्म को जहां कंट्रोल करना था, मुस्लिम्स के आम आबादी जो है और हिंदुओं के दिलों में कॉन्फिडेंस भरना चाहिए था, उनको सांत्वना देना चाहिए था कि आपको कोई डर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना पुलिस फोर्सेस है, उनको तैनात करके टेररिज्म पर कंट्रोल करना चाहिए था। खुलेआम टेररिस्ट बंदूक लेके घूम रहे थे, ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि रुबिया सईद का अपहरण जो करने वाले थे उनका डिमांड्स को पूरा किया। और इसके पीछे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी, उसका भी रोल है, जो बीजेपी के हाथों में था उस समय, पीपी सिंह के सरकार का होम मिनिस्टर था। तो उन्होंने उस समय जो है, उस समय एक यहाँ पर यूपी में एक जज हुआ करते थे मोतीलाल भट्ट, उनके द्वारा एक चैनल खोला उन्होंने संपर्क स्थापित किया टेररिस्ट से और उनकी डिमांड्स को एग्री किया। इससे टेररिस्ट के हौसले और बुलंद हो गए। जहां जरूरत था टेररिस्ट के लिए स्ट्रिक्ट कार्रवाई लेना, स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना, उनको कंट्रोल में रखना, आर्मी को डिप्लॉय करके और आम जनता को ये कॉन्फिडेंस देना कि आपको कोई डर नहीं है, आप पलायन मत कीजिए, बल्कि उसके विरोध में जगमोहन ने पलायन के लिए वो किया, एनकरेज किया लोगों को। उस समय जो है एक जॉइंट कमिटी बना था, जस्टिस बहाउद्दीन एक रिप्यूटेड सिटीजन था कश्मीर का, जस्टिस बहाउद्दीन, एच.एन. जत्तू और बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स थे। इवन जो है JKLF के लोग कुछ, उन्होंने अपील किया था उस जॉइंट कमिटी में, जगमोहन को अपील किया था कि आप हिंदुओं को पलायन करने पर एनकरेज मत कीजिए, लेकिन जगमोहन ने माना नहीं। तो ये जो है, ये जो टेररिज्म तो हुआ है, सेंसलेस किलिंग्स तो हुआ है, वो मुसलमानों का भी हुआ है, वो हिंदुओं का भी हुआ है, लेकिन हिंदुओं का ही उन्होंने दिखाया है, मुसलमानों का नहीं दिखाया। इसमें हिंदू एजेंडा है, मतलब हिंदुत्व का एजेंडा है, जिसको परस्यू कर रहा था बीजेपी लगातार, और जगमोहन ने जिसको कार्यान्वित किया। ये मेरा कहना है इसमें। हाँ प्राणदा, ये तो आपने कुछ बातें बताई, और भी अगर आप एलोब्रेट कर पाए तो भी ठीक है। और आगे जो हम लोग जो जानना चाहते हैं कि और जो बहुत सारे कश्मीर को लेकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, और वो किताबों में जो बातें लिखी गई है वो, और ये फिल्म में जो दिखाया गया है वो, हमें किसे हिस्टोरिकली किसे सच मानना है, हमें क्या पढ़ना है। अगर ये सारी बातों को ठीक से जानना है तो हमें कौन से सोर्स की ओर जाना पड़ेगा, ये भी आप हमें थोड़ा सा बताएं। मेरे ख्याल से मैं तो थैंकफुल हूं श्री अशोक पांडे जी का। उन्होंने एक किताब लिखी है, कश्मीरी पंडित बसने बसाने के 1500 साल। इस किताब में उन्होंने बहुत मेहनत की है, जो तथ्य उस समय से जुड़े हुए तथ्य है वो उन्होंने उजागर किए हैं, काफी मेहनत की है, काफी सोर्सेज से उन्होंने इंफॉर्मेशन लिया है और इंटरव्यूज लिए हैं। तो उसको पढ़ना चाहिए, उससे काफी नॉलेज मिलता है उस टाइम का। और गौहर जिलानी का किताब है एक, उसको भी कंसल्ट करना चाहिए। काफी किताबें आ गई हैं इसके बारे में। जो ये बीजेपी का ये जो प्रोपेगेंडा फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, उसको सिरे से नेगेट करती है।
ये सोर्सेस है। ठीक है प्राणदा, आपका वतन श्रीनगर रहा है, आप तो काफी बार वहां पे आना जाना रहता होगा, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हो या दोस्त हो वो भी वहां पे रहते होंगे। तो हमें ये जानना है कि जब आप वहां पे रहते थे या अभी आपके जो रिलेटिव्स या दोस्त या जो कोई भी वहां पे रहते हैं, क्या कभी ये महसूस हुआ है कि वहां पे एक कम्युनल हेट्रेड पहले से था, या फिर आप कभी जाते हो वहां पे तब आपको कोई डर महसूस होता हो, ऐसा कभी कुछ लगा है आपको? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं लास्ट जो गया था वहां पर वो था ड्यूरिंग द फ्लड्स, 2014 के जो फ्लड्स थे उस समय मैं वहां पर गया था। हम लगभग 2 महीना के करीब वहां पर रहे थे और डिफरेंट इलाकों में रहे थे। हम बड़गाम में रहे थे, हम यहाँ पर जो है क्या नाम है इसका, जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है एक माइसुमा के पास हम रहे थे। तो लोगों ने, हम जिनके घर भी गए जो हमें जानते थे, जो हमारा घर है जहां पर हम गए थे, जहां पड़ोसी थे, रो रो के उन्होंने बोला कि आप वापस आइए, हमारा कभी ये नहीं था कि आप यहां से चले जाएंगे। हम तो उस समय जो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे वो हमें धमकी देते थे, मस्जिदों से ऐलान करते थे और हमें पर्सनली वो धमकी देते थे कि आप बचाव मत कीजिए उस समय। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा ऐसा स्टोरीज है, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहां पर पड़ोसियों ने शरण दिया है, बचाया है। महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाएं जब टेररिस्ट आ रहे थे, मुस्लिम महिलाएं दरवाजे पर खड़े होके उन्होंने टेररिस्ट को रोका और वापस भेज दिया उनको, ऐसा हुआ है। लेकिन एक दो ऐसे घटनाएं हुई है, वो बेशक फैक्ट है, जो इसको उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बहुत बड़ा। कश्मीर का कल्चर ऐसा है ही नहीं कि वो मारकाट में विश्वास करते हो। देखिए 1947 में जब सारा हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम मारे जा रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, कश्मीर में एक भी ऐसा वाक्य नहीं हुआ। वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी ने हिंदुओं को उस समय शरण दी, उनको बचाया, बल्कि कोई टेंशन नहीं था उस समय, ऐसा कम्युनल टेंशन नहीं था। कश्मीर तो सॉलिटरी एग्जाम्पल है उस समय का सारे हिंदुस्तान में, जहां पर कोई कम्युनल फ्लेयर अप नहीं हुआ। यही मेरा कहना है। हाँ प्राणदा, एक और बात है, हमने भी बहुत सारी किताबों में ये बात पढ़ी भी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है। वहां ऐसे बहुत सारे कश्मीरी पंडित थे जो 90s में कश्मीर छोड़ना नहीं चाहते थे, और वहां के उनके नेबर में रहने वाले कश्मीरी मुस्लिमों ने भी उन्हें ये भरोसा दिलवाया था कि नहीं, आप यहाँ पर रहिए, यहाँ पर आप सेफ है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े पैमाने पर ये एक्सोडस हुआ। ये मतलब क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इसमें रहा था? किन लोगों ने इस बात को पूरा इंस्पायर्ड किया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए? तो ये भी आप बात थोड़ा सा हमें बताइए। ये देखिए, इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो फिर मैंने जो अशोक कुमार पांडे की किताब से भी लिया है, उन्होंने काफी मेहनत की है, उससे भी पता चलता है, और हमें भी लोगों ने बताया है कि ये जो लोग थे, जो एक जॉइंट कमेटी का मैंने नाम बताया आपका, जस्टिस बहाउद्दीन फारूकी, वो एक कमेटी को हेड करते थे, जो जॉइंट कमेटी हिंदू कश्मीरी पंडित्स का और मुस्लिम्स का बना था, जिसमें कुछ आजादी पसंद एलिमेंट्स भी थे, वो भी शामिल थे। वो हिंदू के पलायन के खिलाफ जब वो उनके पास गए थे, उन्होंने उनके पास 3 डिमांड्स रखा था। एक तो
टेररिज्म को रोका जाए सख्ती से, टेररिस्ट का कोई अपीसमेंट ना किया जाए और माइनॉरिटी कम्युनिटी और आम जनता में एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया जाए, तो इसको जगमोहन जी ने कोई इस पर अटेंशन नहीं दिया, बल्कि अलग से एक हिंदू डेलीगेशन जो उनके पास गया था, जो पेपर में भी आया था, उसमें बताया उन्होंने कि हम अखंड भारत का नमूना इसको बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर 1 लाख मुसलमानों को, यहाँ का हर मुसलमान जो है टेररिस्ट है, इसलिए जब तक उनका सफाया नहीं करेंगे तब तक हिंदूज को, कश्मीरी हिंदूज को यहां से जाना होगा। हम उनके लिए हर सुविधा देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे उनको, हम उनको राशंस देंगे और शेल्टर देंगे, जम्मू में उसका इंतजाम करेंगे, ये उन्होंने बताया। तो कश्मीरी पंडित्स को वहां से निकलने के लिए जो प्रेरित किया, जिसने हर फैसिलिटी दी, वो था जगमोहन। ये तो फैक्ट्स है। ये तो बहुत सारे, आपका बलराजपुरी ऐसे कहते हैं, तवलीन सिंह कहते हैं, आपका ये जो है आपका एमजे अकबर, जो उस समय बीजेपी में नहीं था, एमजे अकबर कहता है, एमजे अकबर कहते हैं जो टेररिस्ट ने 5 साल तक जितने नहीं मारे लोग, वो जगमोहन ने 5 महीनों में उतना कत्लेआम किया। दिस इज एमजे अकबर, जो आज बीजेपी में है। तो ये तो इसके पीछे तो एक चाल थी, जो एक हिंदुत्व का एक एजेंडा था, और ये सच्चाई है जो एक्चुअली मोदी जी छिपाना चाहते हैं, जो आजकल बीजेपी छिपाना चाहता है। देखिए, एक तो था सेंट्रल गवर्नमेंट था, वीपी सिंह था वहां पर, बीजेपी के सपोर्ट से वो गवर्नमेंट थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के होम मिनिस्टर बनने में बीजेपी का अप्रूवल था। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की जब बेटी जब अगवा की गई, जब किडनैप किया गया, टेररिस्ट की डिमांड को मानने के लिए फारूक अब्दुल्ला को धमकियां दी गई कि आपको गवर्नमेंट हम बर्खास्त कर देंगे। फारूक अब्दुल्ला माना नहीं। जो मौलवी फारूक थे, मीरवैज मौलवी फारूक, उन्होंने इस किडनैपिंग को गैर इस्लामी घोषित कर दिया। अगर कोई अच्छा आदमी होता जो पीस कायम करना चाहता, इस अपॉर्चुनिटी को वो सीज करता और टेररिस्ट को आइसोलेट करने में मदद होता। उल्टा उन्होंने टेररिस्ट की डिमांड को मान के रुबैया सईद को छोड़ दिया, छुड़वाया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए, टेररिज्म उफान पर चढ़ गया। तो वो स्थिति पैदा करने के लिए स्क्वायरली मैं समझता हूं कि बीजेपी और जगमोहन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जगमोहन जो है, बाद में जब मीरवैज मौलवी फारूक का जब कत्ल होता है, जब टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं, जगमोहन का रवैया क्या होता है? उसके एडवाइजर उनको बोलते हैं कि ये तो रिलीजियस हेड है और ये तो टेररिज्म में विश्वास नहीं करते हैं, इसको तो पाकिस्तान जो है इसको दलाल कहते हैं। ये तो प्रो पीपल था और बातचीत के द्वारा कश्मीर मसले को हल करना चाहता था।
जब उसका डेथ हुआ, आपको जाना चाहिए, एक बुके लेके वहां पर रीद लेके उसका बॉडी पर डालना चाहिए। इससे लोगों में एक एतमाद बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सचमुच ही जो है लेफ्टिनेंट ये गवर्नर जो है हमें मदद कर रहा है, टेररिज्म के खिलाफ है। क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ एक माहौल बन गया था जब मीरवैस मौलवी फारूक को मारा गया था। लाखों लोग उसकी अंत्येष्टि में चले गए थे। उल्टा क्या हुआ, वहां पर उस भीड़ पर जिसमें लाखों लोग थे, उस पर फायरिंग हुआ। इस घटना का जिक्र भी तरह तरह की किताबों में, ये अशोक कुमार पांडे की किताब में भी, ये लोगों को पढ़ना चाहिए अगर सच्चाई जानना है। ये जो बीजेपी जो झूठ परोस रहा है इस फिल्म के द्वारा, जो वायलेंस दिखा रहा है और दिखा रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी वहां का उसने वायलेंस किया है, वो टेररिस्ट थे सारे, इस झूठ को अगर दफन करना है, इसको एक्सपोज करना है, तो ये लिटरेचर उस समय का हमें पढ़ना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। हाँ प्राणदा, एक और बात है, कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी है, बड़े पैमाने पर है, कि जो ये कम्युनल हेट्रेड नहीं चाहते। जब वहां पर पंडित कॉलोनीज बसाने की जब बात पहली बार आई थी, तब सब लोगों ने ये बात इस तरह से रखी थी कि नहीं, पंडितों को वापस आना चाहिए, हम उन लोगों को वेलकम भी करते हैं, लेकिन अलग कॉलोनी बसाने की जो बात है उससे हम लोग एग्री नहीं करते, क्योंकि कश्मीर का जो कल्चर है वो कभी भी ये कम्युनल हेट्रेड को कभी भी अलाउ नहीं करता। तो आप कश्मीरी पंडित हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पूरा कम्युनल हेट्रेड जो फैलाया जा रहा है, जो एक मैन मेड गैप जो दोनों कम्युनिटी के बीच में जो पैदा किया जा रहा है और उसे बढ़ाया जा रहा है, ये क्या नेचुरल है, ये क्या परमानेंट है, क्या हम कभी इसे खारिज कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन हम क्या सोचते हैं? देखिए, कश्मीरी लोगों का जो कल्चर है वो है मिलजुल के रहने का कल्चर। मिलजुल के उन्होंने महाराजा के खिलाफ लड़ाई की। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। कश्मीरी लोगों का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, उनका एक ही कल्चर है, उनका एक सोच था। उन्होंने जब कबायली आ गए थे, वहां पर ट्राइबल्स आ गए थे, मिलिशिया बना के वॉलंटियर होके हिंदूज ने मुस्लिम्स ने जाने दी वहां पर, उस कश्मीरियत को बचाने के लिए, उस स्टेट को बचाने के लिए, उसकी आजादी को बचाने के लिए। ये जो बीजेपी जो वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए एक कॉलोनी बनाना चाहता था, जो फोर्टिफाइड कॉलोनी, मतलब पुलिस की निगरानी में, आर्मी के प्रोटेक्शन में, ये तो इस्राइल में जैसे यहूदी और मुसलमानों को, यहूदियों को बाहर से लाके, वो तो वहां के अंग नहीं है, ये उसी पैटर्न पर वो करना चाहते थे। इसमें हिंदुओं ने भी मना कर दिया, इसमें कश्मीरी मुस्लिम्स ने भी मना कर दिया, इसलिए कोई वहां पर गया नहीं। ये जो भय का, आतंक का माहौल जो उसके बीज बोना चाहता है, वो बीजेपी चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि दोनों कम्युनिटीज में आपस में दुश्मनी है, एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम जब बडगाम में गए थे लास्ट टाइम, मैं 2014 की बात कर रहा हूं, वहां पर एक घर में गए थे, वहां का बुजुर्ग आदमी, महिलाएं हमारे से गले लगकर रो रो के कह रहे हैं, आप आइए, वापस आइए, वी आर मिसिंग यू। ये है कश्मीरी कल्चर। और ये वैमनस्य बोना चाहते हैं, ये दुश्मनी बोना चाहते हैं। इसी तरह से इस पिक्चर में भी ये फिल्माइज हुआ है, इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है। हाँ,
प्राणदा, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात रखनी हो, और ये सवाल के अलावा भी अगर आप कुछ बात जोड़ना चाहते हैं, आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, जैसे आपने लास्ट में बताया कि जब आप फ्लड के दौरान वहां पे गए थे तो वहां की मुस्लिम महिलाओं ने रो रो कर आपको गले से लगाया था, ऐसा कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, अगर आप दोबारा जाएंगे तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसी भी कोई बात हो, तो आप जो भी इसके अलावा भी अगर आप कोई बात रखना चाहते हो तो वो भी आप बताइए। अगर रिलीफ के दौरान आपका कोई विशेष एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी आप हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा। रिलीफ के दौरान जो हमारे जितने भी मतलब जिनसे संपर्क हुआ, जिनसे हमारा ये कांटेक्ट हुआ, वो लोग अभी हमारे टच में हैं, वो आने के लिए बोलते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, जब भी आते हैं हमसे मिलते हैं, गले लगते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं। हम भी वहां जाएंगे तो वो बार बार कहते हैं, आने के लिए कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये है उन दिनों में ये जो कम्युनल एजेंडा लेके जो गए थे। देखिए, जगमोहन तो आए थे 19 को उन्होंने ज्वाइन किया। 19 की रात को ही उन्होंने डाउनटाउन श्रीनगर में घरों की तलाशी शुरू कर दी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करवाया और 300 के करीब नौजवानों को अरेस्ट किया। यह है 19 की रात को ये हुआ, जिसके खिलाफ 20 और 21 को जबरदस्त मूवमेंट हुआ, वहां पर जुलूस हुए, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। और 21 को ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन पर जो गांव का दल मैसेकर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 50 to 60 पीपल वेर किल्ड, 250 के करीब मारे गए, ये जख्मी हो गए थे। उसमें इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग उन पर किया गया, निहत्थे लोगों पर। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, जिस तरह से उनके यूथ्स को, स्टूडेंट्स को। ये है 19 की रात को ही ये प्रोसेस शुरू हुआ। ये एजेंडा लेके ही जगमोहन आए थे। नहीं तो एक जो है, एक लेफ्ट में एक गवर्नर जाता है, वो अपना एडवाइजर्स के साथ बैठ के बातचीत करता। हाउ कैन इट बी सो दैट ऑन अराइविंग इन कश्मीर ऑन 19th रात को ही ये कार्रवाई ऐसे शुरू होता है? दैट मीन्स इट इज प्री प्लान्ड, ही इज कमिंग विद अ प्लान, और वो प्लान है एंटी मुस्लिम प्लान, और हिंदुओं को वहां पर जाने के लिए बोलने का प्लान है। ये बात कितना छिपाएंगे ये? इसके बाद ये जो है, मैंने एक बात तो कही है कि जो टेररिज्म जिनके साथ हुआ, टेररिस्ट जो ये है, जो जिन्होंने टेररिज्म के शिकार हुए, वो हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर से हुए। मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है उसमें। एक आरटीआई का आंसर आया था कि 1990 में कोई कपूर है, उन्होंने किया था, वो बताते थे कि 89 के करीब कश्मीरी हिंदू मारे गए 90 के दौरान, और 1600 कुछ मुस्लिम मारे गए। और ये वो सभी ऐसे हैं जिनका हिंदुस्तान के अलग अलग ऑफिसेस से, जैसे डिफेंस से, रेडियो कश्मीर से, दूरदर्शन से, पुलिस से, आईबी से, रॉ से वास्ता रहा है। इन लोगों को मारा और पॉलिटिकल लीडर्स को मारा।
तो इसमें तो सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं को मारा, और वो बहुत माइनॉरिटी में है। जहां तक नंबर का सवाल है जिनको मारा, जिस तरह से ये फिल्म प्रोजेक्ट कर रही है कि ये उन्हीं का कत्लेआम था, ये गलत है। ये तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना होगा। दूसरी बात है, ये जो है ह्यूमन वाच, मतलब जो ह्यूमन राइट्स एक संस्था है, उन्होंने बताया है कि कश्मीरी हिंदू जो है वो लगभग 300 के करीब मारे गए। एंटायर ये जो है आपका 11 साल का वक्फा जो है 1990 से 2011 तक, और 15,000 मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड। ये इस पिक्चर में आ रहा है। अगर इन्होंने टेररिज्म के खिलाफ ये पिक्चर बनाई है तो टेररिज्म को कितना ये नुकसान करता है, कितना ये इनह्यूमन एक्ट है, ये तो इस फिल्म में आना चाहिए था। लेकिन इस फिल्म में एक मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर की, उनको डेमन के रूप में पेश किया गया। इनह्यूमन, हार्टलेस, खून के प्यासे, इस तरह से प्रोजेक्ट किया है, उनको पोर्ट्रे किया है। ये तो गलत है। ये तो फैक्ट्स को आप तोड़ मरोड़ के रख रहे हो, और उसका आपका मकसद क्या है? मकसद है हिंदुस्तान, क्योंकि कश्मीर में इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। कश्मीर में इस पिक्चर को देखना पसंद नहीं कर रहा है कोई। ये हिंदुस्तान के हिंदूज के लिए है, ताकि मजहबी जुनून में उन पर सवार हो और मुस्लिम्स के अगेंस्ट उनकी मानसिकता बने। ये तो एजेंडा है। यही मेरा कहना है इसमें। थैंक यू प्राणदा, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, इसलिए फिर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। नमस्कार। शुक्रिया प्राणदा, आपने बहुत अच्छी तरह से हकीकत क्या है और उसके परिप्रेक्ष्य में ये कश्मीर फाइल्स फिल्म का रिव्यू आपने हमारे समक्ष ये रखा। हम लोगों ने तो बहुत दूर से कश्मीर की स्थिति को देखा है और समझने की कोशिश की है, लेकिन आप तो उसका एक हिस्सा है। वहां आप रह चुके हैं, वहां आप महसूस कर चुके हैं, वहां आप जी चुके हैं। कैसे ये सूफी संघ और लाल डेग, ये नंद ऋषि, ये सब के प्रभाव में, और खास करके बड़शाह, ये जैनुलाब्दीन जैसे राजाओं के प्रभाव में, कैसे वहां पे सदियों से पंडित और मुसलमान और उसके साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सभी लोग कैसे एक तरह का ट्रेडिशन, एक तरह का कस्टम, एक तरह का खाने का रीत भात, ये सब कैसे ये डेवलप हुआ, और उसी को कश्मीरियत जो कहते हैं, कश्मीर के लोगों का कम्युनल या कास्टिस्ट या सारे भेदभाव से परे अपना एक कल्चर, वो कश्मीरियत, वो कैसे डेवलप हुआ, इसके आप विटनेस है। ये फिल्म में तो सिर्फ 1 साल का जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर आधे से दिखाया गया है, लेकिन कश्मीर का हिस्ट्री ये सदियों का है। और इन दिनों में जैसे आपने ही बताया कि कश्मीर के पंडित और कश्मीर के मुस्लिम, उन लोगों ने साथ मिलकर राजा का
जो शोषण था उसके खिलाफ भी उन्होंने साथ मिलकर लड़ाई की। तो ये जो सबसे सुंदरता जो है, आपने ये भी बताया कि बाढ़ के टाइम पे आप जिस तरह से वहां रिलीफ एक्टिविटी करने के लिए गए थे और वहां की बहनों ने बड़े प्यार से आपको वेलकम किया, आपको सब लोगों ने वहां पे गले लगाया। तो ये जो दिखा रहा है कि कश्मीरी मुस्लिम या कश्मीरी पंडित के मन में किसी कोई प्रकार की भेदभावना नहीं है। ये भेदभावना जानबूझ के खड़ी की गई है, पॉलिटिकली खड़ी की गई है। ये आपने अच्छा एनालिसिस करके आपने ये दिखाया। तो मतलब ये जो फिल्म है, फिल्म एक कला है और वो कला का उद्देश्य हमेशा लोगों के बीच एक समानता, एकता, बंधुत्व ये खड़ा हो, ये समाज आगे बढ़े और समाज में समता, एक समतामूलक जो मूल्य है उसका आविर्भाव हो, ये फिल्मों का कोशिश होना चाहिए। और उस मूल्यांकन में अगर हम देखें तो ये फिल्म उसमें बिल्कुल असफल रहा है। उल्टा उसने समाज को विभाजन की तरफ, अंधकार की तरफ, फांसीवाद की तरफ धकेलने की कोशिश की है। हालांकि कश्मीरियत और कश्मीरियत के प्रभाव में पूरे देश भर में लोगों का जो अमन, इखलास, इंसाफ का जो मूल्य है, उसके आधार पर लोगों का जागृति ये इन सबको परास्त करेगा। इसी आशा के साथ ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले गुरुवार फिर से नए चर्चा के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।